हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जिसमें हम जिस सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं आज वो आता है इकोनॉमी। आपके दो सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं और जिसने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। आपकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। और सेकंड की आपका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर दे दी गई है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आप शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें हम इकोनॉमी, जैसे कि हमने पहला लेक्चर जो है पॉलिटी का, सेकंड आता है आईआर का, वो कवर कर लिया है। थर्ड चलते हैं, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गए हैं। थर्ड चलते हैं हम इकोनॉमी की ओर। इकोनॉमी की ओर चलते हैं तो उसमें सबसे पहले हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे राज्य वित्त के बारे में। निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में पढ़ा जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन, स्टार्टअप इंडिया, गिग वर्कर्स और संक्षिप्त सुर्खियां। संक्षिप्त सुर्खियों में क्या होगा, आपका आएगा दूरसंचार, फूड डिलीवरी, विमान, भारतीय बाजार पर हावी, द्वयाधिकार, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, रिजर्व बैंक एकीकृत ऑब्सबुट्समैन योजना, आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण संबंधी मानदंडों का बदलाव किया है, स्टार लेवलिंग सिस्टम, ओईसीडी ने वैश्विक न्यूनतम कर पर समझौते को अंतिम रूप दिया है, इसके बारे में। नया देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क, सुर्खियों में रही रिपोर्ट, कोकिंग कोल, चांदी, भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र बना, वो गायों की नई नस्लें कारण राइस वृंदावनी, नीति आयोग ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए जो फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की है, एनपीएस वात्सल और निर्यात संवर्धन मिशन के तहत ऋण से संबंधित दो योजनाओं की शुरू की गई है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इन टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला जो टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है अर्थव्यवस्था? अब अर्थव्यवस्था में पहले नंबर किसके बारे में बात की जा रही है, स्टेट फाइनेंस यानी कि राज्य वित्त के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? स्टेट फाइनेंस के बारे में। अब स्टेट फाइनेंसेस जो आते हैं वो आखिर हैं क्या और किस तरीके से ये कार्य करते हैं, क्या इनका प्रावधान है, सभी चीजों को इसके अंतर्गत लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में निर्यात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राज्य वित्त 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है। क्या किया गया है इनके द्वारा? दूसरे संस्करण को जारी किया गया। राज्य वित्त 2023-24 के अंतर्गत देखा जाए तो ये आपका 28 राज्यों में राजकोषीय स्थिति को समेकित और परिलक्षित एक अवलोकन को करता है। जहां पर इस संस्करण में 2024-25, 14-15 से 2023-24 में 10 वर्षों के बीच इसका विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ये विश्लेषण हमें प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने वित्तीय वर्ष में जान लिया। फिर आते हैं हम राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बारे में। अब राज्यों की राजकोषीय स्थिति किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले राजस्व प्राप्तियों को लेकर। अब राजस्व प्राप्ति कितनी है और राजस्व प्राप्ति जो होती है वह कैस कितना घटक इसमें देय होता है। तो यहाँ जो 10% का जो एक साल का मतलब कि टोटल 10 वर्षों का लिया जा रहा है, तो कितना परसेंट होगा? 47% इसमें योगदान देखने को मिलेगा। यहाँ पर अन्य घटक में देखा जाए तो केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा जो आता है वो कितना होता है? 28%, 17% और गैर कर राजस्व का जो होता है वो 8% होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डेटा दिया गया। अब यही डेटा जो है वो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें इस डेटा को जब लिखते हैं तो वो चीजें आपको बेहतर बनाती है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के संदर्भ में देखा जाए तो यह है 2014-15 में कितना रहा है? 21.34% से कितना देखने को मिला है 23-24 में? 23-24 में जो देखने को मिला है वो आपका 29.77% देखने को मिला है। जो कि 14वें और 15वें वित्त आयोग के उच्चारण की स्थिति को दर्शाता है। पूंजीगत प्राप्तियां देखा जाए तो 2014 से 15 और 2023-24 के दशक में कुल ऋण और गैर पूंजीगत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण प्राप्तियां जो रही हैं वो 94 से 99% तक देखने को मिलती है। राज्यों का परिव्यय क्या रहता है यहाँ पर 2014-15 से 23-24 में? यहाँ पर राज्यों का जो बजटीय परिव्यय है वह सकल राजस्व का घरेलू उत्पाद का 16.15% से 17.49% के बीच में हमें दिखाई देता है। राजस्व परिव्यय किस तरीके से है कि यहाँ राजस्व परिव्यय जो आता है 2014-15 से 23-24 में कुल व्यय का 80 से 87% हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसका परिव्यय हो गया। फिर आते हैं प्रतिबद्ध व्यय परिव्यय के बारे में। तो प्रतिबद्ध परिव्यय के बारे में देखा जाए तो वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि सब्सिडी में निरंतर
राजस्व परिव्यय से आधे से अधिक हिस्सों को अवशोषित किया है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में कितना परसेंट देखने को मिला है? 51.76% देखने को मिला है। और इसी तरीके से पूंजीगत परिव्यय कितना देखने को मिला है? 13 से 20% देखने को मिला। तो इस तरीके से हुआ। फिर आते हैं आपके राज्य राज्य और राजस्व कोषीय घाटे के अंतर्गत। राज्य और राजकोषीय घाटे के अंतर्गत देखा जाए तो यह 16 वर्षों में राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में यह 12 राज्यों तथा राजस्व घाटे में इतना परसेंट रहता है। फिर इसके बाद आता है आपका वित्त वर्ष 2023-24 में, जहां पर 18 राज्यों में 15 वित्त आयोग की जो अनुशंसा आई हुई है जीएसडीपी के अंतर्गत, वो 3% जो है वह राजकोषीय घाटा यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर राजकोषीय व्यय के जो निहितार्थ है, वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर यूसीटी को अंतर्गत देखा जाए तो यह तेजी से बढ़ते पैमाने में निरंतरता, राजकोषीय स्थिरता और मध्यम अवधि के विकास में चिंताएं उत्पन्न करता है। तो इसका पूरा एक डेटा दिया गया, वो पूरा डेटा ही है और वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेटा जो है वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है और प्रीक में भी इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो आता है वो कहाँ से कितने परसेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर जैसे कि बेशर्त नकद अंतरण के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है? खास तौर पर कार्यक्रमों को लागू करने पर राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि को दर्शा रहा है। अब वृद्धि कब से कब तक की है? 2022 से 23 और 2025-26 में ये वृद्धि जो है कितनी हुई है? ये आपकी 5 गुना वृद्धि, यानी कि 5 गुना इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। और यहाँ पर हालिया शोध के संदर्भ में सर्वेक्षण क्या रहा है जीएसडीपी में? ये आपका 0.19% से 1.25% के बीच में हमें दिखाई देता है, जो कि कुल राजस्व परिव्यय का 8.26% देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब चलते हैं हम उच्च ऋण स्तर के बारे में। उच्च ऋण स्तर जो क्या है? ऋण के बढ़ते ब्याज स्तर में वृद्धि दर्शाता है और राज्य के बजट पर दबाव डालता है। इस तरीके से हो गया। उच्च राजस्व परिव्यय के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो राज्यों का राजस्व परिव्यय है वो कितना आता है 2022 में? जीडीपी में 2.6% से बढ़कर कितना हो गया है? 3.2% हो गया है। और जीडीपी में 0.4% से ये बढ़कर 0.7% को दर्शाता है। और राजस्व परिव्यय में वित्त पोषण हेतु ये निरंतर उधारी ली जाती है। बढ़ती आकस्मिक देयताएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। राज्य वित्त को सुदृढ़ करने के लिए आगे की राय किस तरीके से है? जैसे सशर्त नगद हस्तांतरण होना। नगद सहायता से शर्त समीक्षा आधारित समयबद्ध रूप से तैयार किया जाता है, जो दीर्घकालिक राजकोषीय कठोरता को कम करने में सहायक है। और खास तौर पर यहाँ पर एग्जाम्पल कौन पेश किया जा रहा है? मैक्सिको के प्रोग्रेसा या ओपोल्डो डेट्स कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों को नगद सहायता वो केवल तभी प्राप्त होगी जब बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते थे। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे स्वास्थ्य जांच और पोषण निगरानी के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जाते थे। राजस्व में सुधार देखने को मिलता है, जैसे कि डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुव्यवस्थितता के माध्यम से राजस्व बढ़ाया जाता है। आकस्मिक देयता का समाधान देखने को मिलता है। राजकोषीय परिषद देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी स्वतंत्र राजकोषीय परिषद का गठन करता है। तो इस तरीके से ये आता है। अब आते हैं भारत में जनसांख्यिकी संकरण पर आईओआई की रिपोर्ट जो आती है, जहां पर राज्य वित्त के लिए ये निहितार्थ है, उसके बारे में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो पहला आता है युवा राज्य या अवसर की सीमित अवधि देखने को मिलती है। अब युवा राज्य या अवसर की जो सीमित अवधि है वो किस तरीके से? जैसे कि युवा आयु संरचना विशाल संभावित कार्यबल के अंतर्गत, जहां पर यह घटती प्रजनन दर को दर्शाता है, मध्यमका आयु में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और आश्रित अनुपात की कमी यहाँ देखने को मिलती है। और यहीं पर हम देख सकते हैं जो इसकी अवधि होती है वो क्या दर्शा रही है? वृहद होते हुए राज्य के बारे में दर्शाती है, जो परिपक्व आयु संरचना, अपेक्षाकृत संकुचित होता संभावित कार्यबल, वृद्ध होती जनसंख्या को दर्शा रही। राजकोषीय निहितार्थ के बारे में बात करें तो इसमें आता है कि राजस्व और व्यय। राजस्व में कि विशाल कार्यबल और शहरीकरण पर विस्तृत आधार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्राप्तियों में वृद्धि। व्यय के अंतर्गत देखा जाए तो व्यय में शिक्षा का प्रमुख होता है। राजकोषीय स्थिरता की चुनौतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये कम श्रम बल और धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण राजस्व पर इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। श्रम बल में कमी भी आती है, जो खास तौर पर गिरावट में कर का आधार बनती है। इस तरीके से हमें श्रम बल में इसकी कमी दिखाई देती है। शिक्षा और पेंशन का लगभग समान हिस्सेदारी और बुजुर्गों में देखभाल सहायता
की लागत में वृद्धि। तो ये चीजें आपकी इसके अंतर्गत आई। फिर आते हैं हम राजकोषीय स्थिरता के लिए सिफारिशें, जैसे कि युवा राज्यों के लिए क्या है, वृद्ध होते राज्यों के लिए क्या है। तो युवा राज्यों के लिए देखा जाए तो क्या दिखाता है, कर आधार पर व्यापक बनाकर राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना, जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने के लिए रोजगार के अवसरों का सक्रिय रूप से विस्तार करना है। वृद्ध होते राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है स्वास्थ्य देखभाल, वित्त पोषण सुधारों, निवारक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्राथमिकता देना, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, श्रम आपूर्ति को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय प्रवासन को सुगम बनाना है, और भविष्य के लिए वित्त आयोगों का कर हस्तांतरण फॉर्मूले, जो खासतौर पर क्या करता हो कि जनसंख्या के बढ़ने में हिस्सेदारी निर्भरता के कारकों को शामिल करता हूँ। अब आते हैं निर्यात तरलता सूचकांक के बारे में कि एक्सपोर्ट प्रिपेंडेंस इंडेक्स के बारे में, कि नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 का चौथा संस्करण जारी किया। अब आखिर निर्यात तत्परता सूचकांक होता क्या है, जो इसका चौथा संस्करण जारी किया गया है। पहला संस्करण कब जारी किया गया था, तो पहला जो जारी किया जाता है 2020 में। प्रेजेंट में इसका फोर्थ नंबर का जारी किया गया है। और ये कहाँ-कहाँ पर किस-किस राज्यों में जारी होता है? तो ये राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो ये खास तौर पर आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक मूल्यांकन है। ईपीआई का पहला संस्करण है जो कि 2020 में प्रकाशित होता है। यह वर्ष में 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में वस्तु निर्यात के विकसित भारत के 2047 के दृष्टिकोण के ये अनुरूप होता है। ईपीआई में 2024 के वर्गीकरण में सुधार दिया गया है, जो खास तौर पर 2 मुख्य श्रेणियां हैं। 2 मुख्य श्रेणियां हैं, जैसे कि भू क्षेत्र होना, जनसंख्या और सकल राज्य, घरेलू उत्पाद के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियां हैं, खासतौर पर बड़े राज्यों या छोटे राज्यों के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के लिए। तो इस तरीके से निर्यात तत्परता सूचकांक को लेकर है। साथ ही साथ इन श्रेणियों में ईपीआई 2024 को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। किस किस प्रकार से, जैसे कि आकांक्षी, चुनौती देने वाला, आग्रही। आकांक्षी में वे राज्य जो अपनी निर्यात क्षमता विकसित करने में प्रारंभिक चरण में है। चुनौती देने वाले में बात करें तो यह उभरती हुई निर्यात क्षमता वाले राज्य को बुनियादी आयों में सुदृढ़ करते हैं। और अग्रणी में देखा जाए तो वे राज्य जो निरंतर उच्च निर्यात प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में ये प्रावधान देखने को मिले। अब भारत में ये निर्यात के परिदृश्य का जो डेटा बेस बेस दिया गया है उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर कुल निर्यात कितना देखने को मिलता है। कुल निर्यात के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो कुल निर्यात होता है वो आपका खास तौर पर जो हमें देखने को मिलता है वो आता है वस्तु एवं सेवा के कुल मूल्य में 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर, जहाँ पर 6.1% की दर पर ये वृद्धि को दर्शा रहा है। पण्य निर्यात भी आता है, जहां पर 2024-25 में ये पण्य निर्यात जो रहता है वो कितना होता है, 437.7 अमेरिकी डॉलर रहा है। फिर सेवा निर्यात में कितना रहता है, तो ये भारत के सेवा निर्यात का मूल्य जो है 387.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहता है, जहां पर वर्ष तो जो होता है 13.6% की वृद्धि को ये दर्शा रहा है। अब आते हैं कि यहाँ पर ईपीआई 2024 के मुख्य निष्कर्ष कौन-कौन से हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 2024 के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में जैसे कि बड़े राज्य, छोटे राज्य। बड़े में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश होते हैं। तो छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं गोवा आते हैं। तो इस तरीके से ये प्रदर्शनकर्ता के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं इसमें निर्यात में शक्ति के बारे में, जैसे कि ये जीडीपी में कितने निर्यात की से बढ़ी है, 2.21% बढ़ी हुई है, जो कि योगदान को कितना बढ़ा रही है 2015 में 19.8% से बढ़कर कितना 2024 में 21.2%। यह 701.4 बिलियन अब विदेशी मुद्रा भंडार में वर्तमान में भारत के बाह्य ऋण का लगभग 94% कवरेज करती है। श्रम गहन क्षेत्रों में व्यापक रोजगार देती है। विशिष्ट क्षेत्रीय औद्योगिक क्लस्टर में निर्यात वृद्धि सूरत के हीरा और तिरुपपुर के वस्त्र उद्योग जैसे स्थानीय केंद्रों में विकास की गति प्रदान कर रही है। अब यहाँ पर इसका कुछ भार और सारांश दिया गया है, जैसे कि भार और सारांश के बारे में विचार करें तो यहाँ पर निर्यात अवसंरचना जो है वह 20% देखने को मिलती है, जहां पर यह विद्युत और जल की आपूर्ति, बंदरगाह, लॉजिस्टिक नेटवर्क और लास्ट माइल कनेक्टिविटी शामिल है, जो कि समय और वितरण में व्यापार में लागत की कमी को सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि सबसे बड़ा कंटेनर है, जो देश में कितने परसेंट कंटेनर को व्यवस्थित करता है, 50%।
व्यावसायिक पारितंत्र के बारे में बात करें तो ये कितना है 40% आता है। तो इस तरीके से इसको ये दर्शा रहा है। फिर आगे की ओर चला जाए तो ये इसमें आपका नीति और शासन देखने को मिलता है। निर्यात प्रदर्शन जो खासतौर पर कर्नाटक के विविध तकनीकी रूप से विनिर्माण आधार के मुख्य कारक के तौर पर आता है। भारत में निर्यात क्षेत्र के अंतर्गत कुछ चुनौतियां आती हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का होना। ये इसके उदाहरणों को देखा जाए तो ये क्या है कि यहाँ पर तेलंगाना में भू आबद्ध भौगोलिक स्थिति, कृष्णपट्टनम एवं विशाखापट्टनम जैसे दूरस्थ बंदरगाहों पर निर्भरता रहती है और ये वृद्धि को दर्शा रही। मूल्य अस्थिरता भी देखने को मिलती है कि गुजरात में निर्यात संरचना पेट्रोलियम तथा पेट्रो रसायन उत्पाद की ओर झकी हुई है। प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो वियतनाम जैसे कम लागत वाले विनिर्माण क्षेत्रों में उधर भी प्रतिस्पर्धा पंजाब के वस्त्र और कृषि प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक निर्यात के लिए चुनौती बन रही है। भू राजनीतिक तनाव रह रहा है। गुणवत्ता और प्रमाणन देखने को मिल रहा है। कोल्ड चेन का अभाव हमें इसके अंतर्गत देखने को मिल रहा है। भारत में निर्यात परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सरकारी पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि निर्यात प्रोत्साहन मिशन का होना। यह मिशन क्या है 2025 में घोषित होता है और इसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को विशेष रूप से एमएसएमईज को और पहली बार निर्यात करने वाले श्रम गहन क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ करना है। निर्यात सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की गई है और वर्ष 2019 में निर्यात हब के रूप में एक जिले डीएफएच जिले की भी शुरुआत इसके अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति भी देखने को मिलता है, जिसका उद्देश्य क्या है लॉजिस्टिक लागत को कम करना, भौगोलिक सूचना प्रणाली पर योजना आधारित माध्यम से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। केंद्रीय बजट 2026-26 में 26-27 में जो है वह कुरियर निर्यात की देखरेख में प्रति खेप जो आएगी प्रति खेप में 10 लाख रुपए जो पूरी तरीके से हटाने में घोषणा की गई। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत को राज्य नेतृत्व वाली अवसंरचना संचालित करने के लिए निर्यात रणनीति को ये संक्रमण करना होता है। तो इस तरीके से आती है। अब आती है सार्वजनिक निजी भागीदारी की ओर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर विचार करें तो यह आर्थिक कार्य विभाग ने इस विकास को सुव्यवस्थित किया है, जो कि 3 वर्षीय पीपीपी परियोजना की पाइपलाइन तैयार करता है। यहाँ पर जो केंद्रीय बजट आपका 2026-27 में पेश किया गया है, उसमें जो घोषित जो मतलब सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है वो कितना है 12.2 लाख करोड़ का निर्धारित किया गया। और यहाँ पर कुल परियोजना लागत तो परियोजनाओं की संख्या के बारे में बताया गया है कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितनी संख्या है। फिर आते हैं हम यहाँ पर 2024-25 के 2 लाख करोड़ के बड़ा जो बजट अनुमान है वो बढ़ाकर 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ कर दिया गया। फिर आते हैं पीपीपी मॉडल की। अब आखिर ये पीपीपी मॉडल है तो इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में बात करें तो यह सार्वजनिक परिसंपत्ति और सेवाओं को प्रावधान को सरकार और निजी क्षेत्र की इकाई की एक बीच व्यवस्था है, जो कि एक अनुबंध के माध्यम से निष्पादित होती है और इसमें प्रत्येक पक्ष के उत्तरदायित्व में रूपरेखा जो होती है वह स्पष्ट तौर पर निर्धारित होती है। भारत में प्रवृत्तियां जो होती हैं वह विश्व बैंक की अवसंरचना में निजी भागीदारी रहती है, जहां पर इसे रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जहां पर शीर्ष 5 देशों के स्थान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और पीपीआई निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरता है, जो क्षेत्र में किसी निजी अवसंरचना निवेश में जो हिस्सा आता है वो 90% से अधिक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के बारे में, जो आपकी कितनी है 5.6 लाख करोड़ रुपए का परियोजना लागत इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ये इस तरीके से है। साथ ही साथ यहाँ पर इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में गौर किया जाए तो पहली तो आती है सार्वजनिक लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति या सेवा का प्रावधान होना, जो सामान्यतः सरकार द्वारा संपूर्ण कार्य को प्रदान करती है। निजी भागीदार द्वारा निवेश या प्रबंधन होना, समयावधि होना, जोखिम साझेकरण होना, प्रदर्शन आधारित भुगतान होना, प्रदर्शन के मानकों के प्रति अनुरूपता यहाँ पर देखने को मिलती है। पीपीपी मॉडल में प्रमुख निवेश मॉडल किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर निर्माण संचालन और हस्तांतरण यानी कि बीओटी होता है, जो निजी भागीदारी द्वारा परियोजना की डिजाइन निर्माण और अनुबंध अवधि के दौरान संचालित किया जाता है और यह क्षेत्र जो है वह सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। पट्टा संचालन हस्तांतरण यानी कि एलओटी, जो कि पहले से मौजूदा निजी क्षेत्रों को सौंपता है। निर्माण स्वामित्व संचालन एवं हस्तांतरण, जो कि निवेश वसूल कर लेने के बाद अनुबंध अवधि के अंत में सुविधा सरकार को हस्तांतरित की जाती है। इंजीनियरिंग खरीद निर्माण भी होती है,
जो इसकी कार्यात्मक सुविधा को सौंपने का कार्य करता है। हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल भी हमें देखने को मिलता है, जो कि ईपीसी में 40% और बीओटी में, जो एनयूटी में 60% का रेशियो रहता है। अब आते हैं अवसंरचना विकास में पीपीपी मॉडल के महत्व के बारे में। अब ये मॉडल किस तरीके से है, जैसे कि निजी क्षेत्र का दक्षता में, कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के प्रति क्या है, एक तरीके से ये संवेदनशील प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। और ये क्या कर रहा है कि इसके चरणों में खासतौर पर डिजाइन, निर्माण, परिचालन की जो निष्पादन में बढ़त देखने को मिलती है। निजी क्षेत्र में गुणवत्ता, कुशल जनशक्ति, आधुनिक तकनीक पहुंचाने बनाने, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं के, विक्रेताओं के प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही को विकसित बेहतर बनाती है। परियोजनाओं के जीवन चक्र में लागत पर ध्यान दिया जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होती है, जो कि स्वयं कार्यप्रणाली के प्रश्नों को उठाने में संकोच कर सकती है। और यहाँ निजी क्षेत्र में वित्त पहुंच भी रहती है। कारोबार की सुगमता को बढ़ाया जाता है, जो कि पीपीपी सुधारों में लॉजिस्टिक लागत को घटाकर 10% तक लाती है। फिर आते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्रों में पीपीपी, यानी कि पीपी इन सेक्टर इन इंडिया, यानी कि खास तौर पर किसमें, नगरीय विकास के तौर पर। नगरीय विकास जो होता है वो अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत परियोजनाएं, अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 110% परियोजनाओं को पीपीपी मॉडल पर क्रय किया जाना अनिवार्य होता है। बंदरगाह और लॉजिस्टिक है, जहां पर बाढ़ द्वीप, बाधवान द्वीप, ड्राफ्ट पोस्ट विश्व के शीर्ष 10 कनेक्टर बंदरगाहों में से एक परिकल्पित है। उच्चतर शिक्षा में देखा जाए तो यह व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के अंतर्गत है। रेलवे में रणनीतिक साझेदारों निवेशकों में रेल कनेक्टिविटी के निवेश में सहभागी नीति 2022 होगी। साथ ही साथ इसमें नागरिक उड्डयन में देखा जाए तो यह नागरिक भारतीय प्राधिकरण में 11 ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे 2 वर्षों के लिए ये पाइपलाइन चिन्हित करेगी। कनेक्टिविटी में देखा जाए तो राजमार्ग जैसे कि किशनगढ़, उदयपुर, अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, पर्वतमाला परियोजना, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती। पीपीपी के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि पहली चुनौती आती है अनुबंध संबंधी अनिश्चितताएं होना। क्या मॉडल क्या निर्धारित करता है, इसमें दीर्घकालिक अवधि खासतौर पर 15 से 30 वर्ष में के लिए जीवन काल का हो, जो भविष्य के लिए अनुसार अनुबंध के में संशोधन में भारी लागत करती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर आक्रामक बोली को लेकर, जो कि निजी क्षेत्रों में प्राय गहन जांच पड़ताल के साथ आक्रामक बोली को लगाती है। और साथ ही साथ यह बोली जो आती है वह नियामक होती है। और यहाँ पर यह मांग और पूर्वानुमान किसको बता रही है, मांग और पूर्वानुमान में अनिश्चितता है। मांग की गलत पूर्वानुमान, जैसे कि रोड टोल रोड पर यातायात का अत्यधिक आकलन करना, इसके राजस्व के गंभीर उपायों के बारे में ये संदर्भित कर रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह नीति है जो इसको बता रहे हैं। भारत में पीपीपी को सुदृढ़ करने के लिए कुछ पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति, जो कि इसकी सिफारिशों में अध्यक्षता आर्थिक कार्य विभाग के सचिव द्वारा होती है। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना भी रहती है। भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास कोष है, जो 2022 में अधिसूचित किया जाता है। और इस कोष का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के लेन देन में बैंक योग्य परियोजनाएं देना है। तो इस तरीके से याद है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो इसमें पीपीपी सुधार हेतु आगे की जो राय है उसके बारे में, कि विजय केलकर की समिति 2022 में 12 में होती है। और इसमें जोखिम का तर्कपूर्ण आवंटन होता है। अप्रचलित मूल भाव का रोकथाम देखने को मिलता है। अभिवृद्धि पर परिवर्तन होता है। स्थिर नीतिगत व्यवस्था, मानकीकृत अनुबंध, स्पष्ट नियामक संरचना इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के आधार पर 2024 में नया उपभोक्ता सूचकांक जारी किया गया। कब जारी किया गया, 2024 में। जनवरी 2026 में इसके प्रमुख निष्कर्ष आए, जहां पर यह मुद्रास्फीति 2.75% देखने को मिली। और यहाँ पर ग्रामीण और शहरी जो मुद्रास्फीति दर रही है वह 2.73% एवं 2.77% देखने को मिली। खाद्य मुद्रास्फीति जो कि यह सूचकांक में की 2.13%, आवास मुद्रास्फीति जो आती है 2.05% आती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो देखा जाए तो सीपीआई के बारे में जो आता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खास तौर पर समय के साथ उन चयनित वस्तुओं के आधार पर होता है, जिन्हें किस आधार पर, खुदरा स्तर पर परिवर्तनों की माप को दर्शा रहा है। और यह बास्केट जो है विभिन्न भारांश को दी जाती है। इसकी शुरुआत कब होती है, उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसी एमओएसपीआई द्वारा 2011 में आधार वर्ष के आधार पर सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
सीपीआई जो संयुक्त है वो ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को कवर करता है और हेडलाइन मुद्रास्फीति के माप के रूप में है। आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर के रूप में ये चयनित वर्ष होता है जहां समय के साथ कीमतों की तुलना में संदर्भ बिंदु लिया जाता है। सीपीआई के संकलन में लॉस पियर के सूचकांक सूत्र का उपयोग किया जाता है जो 3 तत्वों पर आधारित है। कौन कौन से तत्व हैं जैसे कि आधार वर्ष की कीमत होना जो कि सभी महीनों की औसत कीमतों है, आधार वर्ष का भारांश होना और वर्तमान माह की कीमत भी इसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से आए। अब आते हैं सीपीआई के महत्व को लेकर। सीपीआई में महत्व किस तरीके से, जैसे कि मौद्रिक नीति खासतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति निर्णय और मूल्य स्थिरता निगरानी में इसका उपयोग किया जाता है। नीतिगत उपायों खासतौर पर केंद्र सरकार द्वारा नीतियों और सामाजिक क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में इसका उपयोग है। राष्ट्रीय खाते के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर सीपीआई जो है वो नाम मात्र के मौद्रिक और जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में समायोजित करने के लिए एक अपस्फीति कारक के रूप में कार्य कर रहा है। मजदूरी और अनुबंध सूचकांक के बारे में बात करें तो यह संशोधित करने और उसमें कर स्लैब में अद्यतन करने के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान समायोजन की और तथा संविदाओं या अनुबंधों में वृद्धि संबंधी प्रावधानों को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से सीपीआई के महत्व के बारे में हो गया। सीपीआई के आधार वर्ष के आधार पर इसकी क्या आवश्यकता है उसमें देखने को मिले तो यहाँ पर क्या रहता है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन जो 2012 के बाद से इसके औसत पैटर्न आय स्तर शहरीकरण सेवा क्षेत्र में वृद्धि के भारांश में अद्यतन है। प्रौद्योगिकी और बाजार विकास है जो कि डिजिटल व्यापार का विस्तार एवं ग्रामीण शहरी सेवाओं में कम होना मुद्रास्फीति के माप को दर्शाता है। बेहतर मौद्रिक नीति संचरण भी यहाँ देखने को मिलता है जो क्या करता है, वो एक तरीके से इसमें इसके लक्ष्यीकरण को संदर्भित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मकता के बारे में देखें तो यहाँ पर कई देश जो है वो 3 से 5% वर्ष में अपनी सीपीआई बास्केट में संशोधन कर रहे हैं। अब सीपीआई 2012 और सीपीआई 2013-24 में मुख्य परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि कैसे कि इसकी किसके बारे में चला जाए, विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या है खास तौर पर इसका आधार वर्ष 2024 है तो इसका 2012 है। बाजारों मदों का कवरेज क्या है, यहाँ पर कितनी वस्तुएं, क्योंकि वस्तुएं पूछ लेता है और यह कौन सी वस्तुएं पहले कितनी थी अभी वर्तमान में कितनी है तो ये आती है। यहाँ पर 358 होंगी या 299 मदें होती हैं। मदों में परिवर्तन होता है जैसे कि नए जोड़े के मद में होना, हटाए गए मद होना जैसे कि वीसीआर, वीसीआर के साथ वीसीडी और डीवीडी प्लेयर में, और किराया शुल्क, टेप रिकॉर्डर, पुराने एंड सेकेंड हैंड कपड़े, इसके अंतर्गत ऑडियो वीडियो कैसेट, जूट की रस्सी होती है। भारांश में संदर्भ होता है कि घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, और इस सर्वेक्षण में 2023-24 है तो इसमें 11 वर्गीकरण प्रणाली भी देखने को मिलती है जैसे कि प्रयोजन के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग कर आधारित 12 प्रभाग हैं, यहाँ पर 6 समूह में आधारित है। डेटा संग्रह का तरीका देखने को मिलता है जहाँ पर सीएपीआई पर ये आधारित है और ये कागज आधारित अनुसूचियां हैं। आवास सूचकांक जारी किया गया है जिसमें अखिल भारतीय शहरी और ग्रामीण है तो ये अखिल भारतीय और शहरी है। खाद्य और पेय भारांश में 36.75% तो इसमें 45.86% आता है। सीपीआई 2024 में हुए परिवर्तनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर गौर किया जाए तो जैसे पहला आता है आवास सूचकांक का संकलन होना। आवास सूचकांक का संकलन जो होता है खासतौर पर 3 घटक समूहों पर भारित औसत के उपयोग करके किया जाता है, जहां पर आवास के लिए वास्तविक किराया भुगतान, आवास का रख रखाव, मरम्मत, सुरक्षा और आवास से संबंधित जलापूर्ति एवं अन्य विविध सेवाएं हुई। वैकल्पिक डेटा स्रोतों का समावेश देखने को मिलता है जहां पर यह वैकल्पिक के अंतर्गत होता है, जहां 12 बड़े शहरों के अतिरिक्त एक बाजार के रूप में ई कॉमर्स कीमतों में शामिल किया गया है। हवाई किराए और ईटीटी सब्सक्रिप्शन में चुनिंदा सेवाओं के लिए ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग किया गया है। रेल किराया, डाक शुल्क, ईंधन की कीमतों के लिए प्रशासनिक डेटा का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से ये रहा। फिर चलते हैं आगे की ओर, लीकिंग फैक्टर और बैक सीरीज के बारे में। यह क्या है, एक तरीके से श्रृंखला डेटा के आधार पर निरंतरता और विश्लेषण की सुगमता को सुनिश्चित करती है और 2025 की अवधि के दौरान सीपीआई 2012 और 2024 को ये सूचकांक को उपलब्ध कराती है। इसमें निष्कर्ष भी देखने को मिलता है कि यह MOSPI घरेलू उपभोक्ता व्यय सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित है जो 3 से 5 वर्षों के लिए इस आधार पर होती है। तो इस तरीके से अब आते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया किस तरीके से वर्क करती है वो क्या है, स्टार्टअप इंडिया जो आते हैं जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर होती है और खास तौर पर इस दिन क्या होता है, इसके
10 वर्ष पूर्ण होते हैं। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को होती है और 10-26 को 10 वर्ष होते हैं और 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषणा की जाती है। जैसे कि कोई जब दिवस होता है या कोई प्रावधान होता है तो क्या होता है कि स्टार्टिंग कभी हो जाती है। स्टार्टिंग के बाद कभी उसका कोई दिवस मनाया जाने लगता है तो उसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। स्टार्टअप की आखिर क्या परिभाषा होती है उसकी ओर गौर कर लिया जाए और मेन बात ये हो जाता है कि अगर कोई स्कीम है 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं या फिर उस दिन उसके लिए कोई दिवस घोषित किया जा रहा है तो क्या किया जाता है कि उन सब चीजों को रिवाइव किया जाता है जो शुरुआत में जिन चीजों को लिया जाता है। जब शुरुआत में सभी चीजों को ले लेते हैं तो वो क्या कर देती है कि उसकी एक महत्ता को बढ़ा देती है और ये हो जाता है कि वो जब स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट में जब से जब तक का ये समय रहा है उस समय के अंतर्गत इसमें क्या बदलाव हुए, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये दर्शाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं स्टार्टअप जो है एक तरीके से भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भागीदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी और सहकारी समिति में निगमित और पंजीकृत होना चाहिए होता है। भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखा जाए तो इसमें किस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि डीपीआईआईटी मान्यता के वर्ष 2024 में यह 2 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के अंतर्गत है। वैश्विक स्थिति देखी जाए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। गहन प्रौद्योगिकी भी आती है जो कि डीप टेक कंपनियों में वित्त पोषण में 78% की वृद्धि दर्शाता है। महिला उद्यमिता भी देखने को मिलती है जहां पर दिसंबर 2025 में आंकड़ों के अनुसार यह 45% है जहां पर महिला निदेशक और भागीदार कार्यरत है। समावेशी विकास आता है जहां पर लगभग 50% मान्यता जो है स्टार्टअप के टीयर सेकंड और टीयर थर्ड के अंतर्गत द्वितीय को श्रेणी को भर रहा है। अब आते हैं यहाँ पर अवधि के बारे में, तो अवधि कैसी है कि यहाँ 10 वर्ष की अवधि इसे स्टार्टअप बनाती है। कारोबार क्या है कि यहाँ किसी भी वित्तीय वर्ष में इसमें वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए, 200 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य का दायरा किस तरीके से, जैसे कि उत्पादों, प्रक्रियाओं, सेवाओं में नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में कार्यरत होता है जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल पर होना चाहिए। विशेष नोट भी होता है कि इसको विभाजित करके पुनर्गठन के लिए स्टार्टअप नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से स्टार्टअप की डेफिनेशन है। फिर चलते हैं हम स्टार्टअप पहल के प्रमुख घटकों की ओर। यहाँ पर प्रमुख घटक में पहला कौन सा आता है, वित्तीय सहायता योजनाएं। ये पहली आती है कि स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड। क्या होता है फंड ऑफ फंड, जो एक तरीके से सिडबी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के कोष को प्रबंधित करती है और यह योजना से भी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष की सहायता से प्रदान करती है जहां पर जोखिम पूंजी के विस्तार हेतु स्टार्टअप में निवेश किया जाता है। स्टार्टअप सीड फंड योजना के बारे में बात करें तो यह योजना खास तौर पर 945 करोड़ वाले कोष की योजना है जो शुरुआती चरण की गतिविधियों को दर्शा रही है। स्टार्टअप हेतु क्रेडिट गारंटी योजना भी आती है जो इसको संचालित करती है और इसके ऋण उपलब्ध कराती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम समर्थक के बारे में बात करें तो स्टार्टअप इंडिया हब, मार्क पोर्टल, स्टार्टअप इन्वर्टर, बेस्ट कनेक्टेड पोर्टल, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क यहाँ ये देखने को मिलता है। जहां पर स्टार्टअप इंडिया हब के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक डिजिटल मंच जो निवेश को मेंटर, इनक्यूबेटर, इच्छुक उद्यमियों हेतु हितधारकों को आपस में जोड़ता है। मार्क पोर्टल जहाँ खासतौर पर राष्ट्रीय मेंटरशिप पोर्टल जो स्टार्टअप को अनुभवी विशेषज्ञों में रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल जो आवेदन के माध्यम से शुरुआती चरण में विभिन्न वेंचर कैपिटल फंड्स को जुटने की सुविधा देता है। और राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जो स्टार्टअप के अनुकूल नीतियों कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के मूल्यांकन पर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दे रहा है। अब आते हैं व्यापक इकोसिस्टम की सहायता की ओर, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है कि यहाँ जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन क्या होगा, क्या स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब और इंक्यूबेशन समर्थन के माध्यम से नवाचार की संस्कृति को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित है। नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है जो एक तरीके से अम्ब्रेला कार्यक्रम के अंतर्गत आता है जहां पर प्रयास और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से ज्ञान आधारित नवाचारों को स्टार्टअप के रूप में विकसित करता है। मैत्री पहल जो खास तौर पर किस पर आधारित है, जो स्टार्टअप और ईआईडी ई 2.0 योजना में शामिल है जहां पर आईओटी, एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप में समर्थन करती। आर्थिक विकास में स्टार्टअप की क्या भूमिका है उसमें जोर किया जाए तो इसमें आता है रोजगार सृजन। खासतौर पर यह जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कर
तकनीकी विनिर्माण सेवाओं में रोजगार पैदा करती है, ग्रामीण अंतराल को कम करती है, तकनीकी एकीकरण होती है। आर्थिक गुणक प्रभाव इसमें देखने को मिलता है जो उच्च गतिशीलता, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश से वित्त स्थिरता के क्षेत्रों में गुणक प्रभाव के पैदा होने को दिखा रही है, जो कि 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर बनने अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य टारगेट किया गया। भारतीय स्टार्टअप में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में देखा जाए तो पहली तो आती है जोखिम से बचने की मानसिकता, कि विफलता के प्रति कम सहनशीलता होना, स्थिर रोजगार को प्राथमिकता देना। फिर आता है दूसरों में वित्तीय बाधाएं होना, जो खासतौर पर किसको दर्शा रही है, फंडिंग अंतराल को और नकदी प्रवाह प्रबंधन को, जहां पर शुरुआती स्तर पर स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाने में कठिनाई होती है। फिर आते हैं नियामक और नौकरशाही संबंधी अड़चने देखने को मिलता है, कि विकास निकास बाधाएं, कराधान के मुद्दे होना, प्रतिभा और मेंटरशिप देखने को मिलती है, जैसे कि कौशल अंतराल होना, जो शैक्षणिक प्रशिक्षण और उद्योगों द्वारा अपेक्षित व्यवहारिक कौशल के बीच असंतुलन है। प्रतिभा को बनाए रखने के मुद्दे यहाँ पर खास तौर पर दिखाई देते हैं, जो उन बड़े कॉर्पोरेट्स के मुकाबले प्रतिभा को बनाने में संघर्ष करते हैं। तो इस तरीके से बाजार और बुनियादी ढांचे की भी बाधाएं, जैसे कि मूल्य संवेदनशीलता, खंडित बाजार, उद्योग अकादमिक सामंजस्य का अभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आगे की राह में देखा जाए तो यहाँ जैसे कि जैसे जैसे हम भारत में स्टार्टअप पहल के दूसरे दशक में प्रवेश करते हैं, वही स्केल में स्थिरता और तीव्र प्रसार से लचीले नवाचार की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। डीप फेक अनुसंधान को सुदृढ़ करते हैं और जो कम करते हैं उद्योगों का गहरा और करना और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उद्यमिता और मानसिकता को ये पोषित करते हैं। यहाँ पर संबंधित सुर्खियां भी हैं, जैसे कि डीप टेक स्टार्टअप होना, जो डीएसआईआर में औद्योगिक R&D संवर्धन कार्यक्रम के मानदंडों में संशोधन करती है और 3 वर्ष तक निरंतर संचालन में पूर्ण अनियमितता को समाप्त कर देती है। डीप टेक स्टार्टअप अब क्या है, इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, एक तरीके से वैज्ञानिक इंजीनियरिंग प्रगति को दिखाती है, जो नए वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुशासन के भीतर ऐसी प्रगति पर आधारित है जो समाधान पर काम करती है। समग्र अनुसंधान एवं विकास देखने को मिलता है, बौद्धिक संपदा का सृजन भी हमें इसके अंतर्गत प्रभावी होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या-क्या पहले हैं उसके बारे में विचार कर लें तो यहाँ पहलों में आती है, जैसे कि राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति मसौदा, जो 2023 में आता है। इसका लक्ष्य क्या है, विशिष्ट नीतिगत लक्ष्य प्रयासों के माध्यम से डीप टेक स्टार्टअप की बाधाओं को दूर करना, अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और पहुंच हेतु उत्तर पूर्व केंद्र में ये स्थानीय स्वायत्त निकाय होता है, जो पूर्व में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने हेतु कार्यरत है। अनुसंधान एवं विकास नवाचार योजना है, जो कि क्या रख रही है, इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित कर रही है। भारत इजराइल डीप टेक लाइफ साइंसेज मिशन आता है, जो 2021 में भारत और इजराइल के बीच डीप टेक और लाइफ साइंसेज के सहयोग को बढ़ा रही है। तो इस तरीके से आते हैं हम कहाँ, गिग वर्कर्स की ओर। अब गिग वर्कर्स क्या है, एक खास तौर पर जो होते हैं वो बड़े डिलीवरी एग्रीगेटर होते हैं। क्या होते हैं, डिलीवरी एग्रीगेटर। ये क्या करते हैं, 10 मिनट की डिलीवरी की डेडलाइन हटाने का सहमत हो जाते हैं। अब गिग वर्कर जो होते हैं खास तौर पर, जैसे कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, गिग वर्कर के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उनको वो कार्य करते हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो नियोक्ता है, जो कर्मचारी है, उनके बीच क्या कर रहे हैं, एक तरीके से किसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं और उसके संबंधों को बेहतर बना रहे हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर जो होते हैं, जो व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर आधारित कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर वह व्यवस्था किसी संगठन या व्यक्ति या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य संगठनों या व्यक्तियों के लिए विशिष्ट समस्या समाधान के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में बात करें तो यह क्या है, सरकार को असंगठित क्षेत्रों, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का अधिकार है। असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती है। गिग कार्य को बढ़ने में प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि गिग अर्थव्यवस्था में डिलीवरी, राइट शेयरिंग, फ्रीलांसिंग में तेजी में वृद्धि। वर्तमान स्थिति जो आती है 2015-16 में भारत में गिग वर्कर्स की 2% से अधिक रही। फिर आते हैं मांगे की ओर, कि यहाँ पर जैसे कि भविष्य की प्रवृत्ति किस तरीके से है, कि यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ गिग वर्कर्स जो हैं वह बढ़कर कितने हो जाएंगे, 2 29 30 में 2.35
करोड़ की उम्मीद होती है। तो इस तरीके से इनके गिग वर्कर के बारे में है। गिग वर्कर के प्रमुख लाभ कौन-कौन से आते हैं? तो लाभों में जैसे कि सुनम्यता होना, कि श्रमिकों को दूरस्थ रूप से कार्य आधारित और मांग पर आधारित काम करने की सुविधा देकर स्थान कार्यभार में सुनम्यता प्रदान करना। आय के अवसर में वृद्धि होना जो कि श्रमिकों की आर्थिक समर्थनशीलता को बढ़ावा देती है और यह राजस्व सृजन गतिविधियों में भागीदारी को सुविधा प्रदान करे। वैश्विक बाजार तक पहुंच देखने को मिलती है, जैसे कि उबर, अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों में ग्राहकों को जोड़ते हैं। कौशल विकास भी आता है, जहां पर डिजिटल कौशल और सॉफ्ट कौशल समस्या में आवश्यकता को दिखाता है। सूक्ष्म उद्यमिता होती है जो कि लोगों को अपने और कौशल संपत्ति समय के मुद्रीकरण को अनुमति देती है। महिला रोजगार आता है कि प्लेटफॉर्म महिला श्रमिकों में अवसर प्रदान करती है और कंपनी घर आधारित सेवाएं प्रदान करती है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख लाभ होते हैं। फिर चलते हैं हम आगे की ओर। गिग वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में, जैसे कि एल्गोरिथम असमानता कम होना। अब ये असमानता किस तरीके से वर्क करती है कि यह कंपनियों की एल्गोरिथमिक कार्य आवंटन, प्रदर्शन निगरानी, वेतन निर्धारण, मांग आपूर्ति को नियंत्रित करती है। आय और रोजगार की अनिश्चितता देखने को मिलती है, जहां खास तौर पर 2025-26 में 40% जो है गिग वर्कर्स मासिक आय में 15,000 से सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का कमी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उपयुक्त वर्गीकरण का अभाव भी हमें यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। फिर आते हैं गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कुछ पहलें शुरू की गई हैं। कौन-कौन सी पहलें शुरू की गई हैं? जैसे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता की पहल। यह पहल क्या है? कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कोष पर आधारित है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनियों को अपने वार्षिक टर्नओवर का कितना परसेंट 1 से 2% योगदान करना अनिवार्य है। इस कोष का उपयोग जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं देने के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का इसके संबंध में गठन किया गया है। लाभों की पोर्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जो ई श्रम पोर्टल के पंजीकरण के माध्यम से आधार से जुड़ी पहचान संख्या को दी जाती है। अब यहीं पर साथ ही साथ में देखा जाए तो गिग इकोनॉमी से जुड़े ग्लोबल नियम के बारे में जानते हैं। क्या नियम है? जैसे कि इस पे जो 2021 में आता है, जो ले राइडर या लाइडर कानून को लाया जाता है, जिसमें फूड डिलीवरी वाले कुरियर कर्मचारियों को स्वनियोजित ठेकेदार की बजाय कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाती है। यूरोपियन यूनियन फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स डायरेक्टिव जो कि 2024 में है, जिसका उद्देश्य इन गिग वर्कर्स की रोजगार स्थिति को सुधारना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पर सम्मानजनक कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करने के लिए औपचारिक चर्चा शुरू की गई है। तो इस तरीके से ये हुआ। इसमें शिकायत निवारण भी है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी। केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के बारे में बात करें तो यहाँ देखते हैं कि गिग वर्कर्स की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना है, जहां पर टोटल कितने गिग वर्कर्स मिलने की संभावना होती है? लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ गिग वर्कर्स मिलने की संभावना है, जो खासतौर पर जोमेटो, ब्लैंकेट, अर्बन कंपनी, उबर, अमेजन, ओला, स्विगी आदि इसमें शामिल है। राज्य स्तरीय पहल भी आती है, जो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित कर्मकार विधेयक 2023 में, कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक 2025 के अंतर्गत आती है। गिग वर्कर्स की चुनौतियों के समाधान के उपाय क्या-क्या हैं? जैसे कि सामाजिक सुरक्षा संहिता का शीघ्र क्रियान्वयन होना, जो इसके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शीघ्र लागू होती है। असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की लैंगिक आधार पर विभाजित डेटाबेस बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का कवरेज को सुदृढ़ किया जाएगा, जहां पर ई श्रम पोर्टल के पंजीकरण को व्यापक बनाया जाए। गिग अर्थव्यवस्था का आकार सही आकलन होगा, जहां पर पीएलएफएस, एनएसएस या अन्य व्यक्तियों के विभिन्न व्यवसायों में कार्य की स्थिति को दर्ज किया जाएगा। एल्गोरिथम संबंधी जवाबदेही और निष्पक्ष कार्य आवंटन भी होगा। वित्तीय योजना में सहयोग भी देखने को मिलता है, जहां पर आपातकालीन बचत योजनाएं, पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा लाभ, बजट प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उपलब्ध होते हैं। और अन्य उपाय में देखा जाए तो पारदर्शी नीतियां, समावेशी सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदेबाजी और यूनियन बनाने का अधिकार सुनिश्चित होता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राइज क्या होता है? RAISE राइज जो कि नामक 5 आयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जहां पर आर जो होता है वह रिकॉग्नाइज होता है, जो कार्य की विविध प्रवृत्ति को पहचानता है। ए जो होता है ऑगमेंटेड, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। आई जो होता है वह इनकॉर्पोरेट होता है, जो कि प्लेटफॉर्म और श्रमिकों के दोनों के हितों को शामिल करता है। एस सपोर्ट होता है, जो कि कल्याणकारी कार्यक्रमों का समर्थन देता है। ई जो होता है वो इंश्योर होता है, वो एक तरीके से लाभों को आसान और समान पहुंच सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से ये है।
अब आती है संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि संक्षिप्त सुर्खियों में पहली आती है दूरसंचार फूड डिलीवरी विमानन भारतीय बाजार पर हावी होते द्वैधाधिकार के बारे में कि हाल ही में विमान क्षेत्रों में इंडिगो उड़ान संकट उत्पन्न होता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में द्वैधिकार यानी कि ड्यूपोलीज उत्पन्न होती है। अब ड्यूपोली क्या है? ये कैसी स्थिति होती है जिसमें दो आपूर्तिकर्ता किसी वस्तु या सेवा के बाजार में पूरी तरीके से क्या होते हैं? हावी होते हैं। जैसे कि कैब सेवाओं में ओला और उबर का द्वैधाधिकार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भारत में खास तौर पर। यहाँ पर द्वैधाधिकार के बढ़ने से कुछ उत्तरदायी कारक भी हैं, जैसे कि अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होना, खासतौर पर विमानन क्षेत्रों में, नेटवर्क प्रभाव देखने को मिलना, जो कि दूरसंचार क्षेत्र में, विनियामक कंपनी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। द्वैधाधिकार से उत्पन्न कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कीमत में बढ़ोतरी का कम सामर्थ्य होना, उपभोक्ता के पास सीमित बाजार विकल्प होना, नवाचार में ठहराव होना, अत्यधिक लॉबिंग शक्ति और विनियामक प्रभाव होना, प्रणाली की सुभेद्यता और क्षमता की विफलता इसमें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष जो देखा जाए तो यहाँ पर उभरते द्वैधाधिकार को रोकने के लिए घटना के बाद विनियामक के पहले अग्र सक्रिय बाजार डिजाइन की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो सीसीआई है, वो शक्तियों को बढ़ाते हैं और इसमें क्षेत्रीय विनियामकों के बीच समन्वय में सुधार करते हैं। मौजूदा विनियामक तंत्र के बारे में देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में बाजार विरूपण को रोकने के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है और क्षेत्रीय विनियामक की भूमिका में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विमान क्षेत्र में नागर विमानन के महानिदेशालय के अंतर्गत आता है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर भी विचार कर लें कि ये किस तरीके से वह करती हैं। तो यहाँ पर जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं जहां पर अमानक परिसंपत्तियां जो कि 12 महीने या इससे कम अवधि की गैर निष्पादित संपत्तियां हों, संदेहास्पद जो संपत्तियां हैं जैसे कि अवमानक श्रेणी के 12 महीने से अधिक समय तक रहने वाली। फिर आता है कंपनी आंतरिक या बाह्य लेखन यानी कि नुकसान वसूली वाली परिसंपत्तियां होगी। तो इस तरीके से ये एनपीयू को वर्गीकृत किया गया है। और एनपीए जो है वो किस तरीके की संपत्तियां होती हैं कि अगर इन पर किसी भी तरीके का मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है, यानी कि 90 दिन का एक टेन्योर दिया जाता है, अगर ये नहीं किया जा रहा है 90 दिन तक, तो वो संपत्ति को क्या कहा जाएगा? एनपीए कहागा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाएगा। और हाल ही में बैंकों ने एक बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति के लिए 2024-25 में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जहां पर ये रिपोर्ट जो कहती है वह निचले स्तर को दर्शा रही है, जहां पर सकल एनपीए अनुपात जो गिरकर है वह 2.1% हो जाता है। मार्च 2025 में ये घटकर कितना होता है? 0.5%। और जीएनपीए में अनुपात 2018 में 11.18% के उच्चतम स्तर को पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये आपका चीजें देखने को मिलती है। सकल एनपीए जो आता है उन ऋणों के कुल मूल्य है जहां ब्याज और मूलधन बकाया है। निवल एनपीए में जहां पर प्रोविजन को घटाकर ये प्राप्त किया जाता है। प्रोविजन क्या होता है? एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर धनराशि जिस बैंक में संभावित नुकसान को कवर करने के लिए अलग रखती है। तो कहते हैं कि प्रोविजन में कोई चीजों को रखा गया है या चीजें की गई हैं, तो ये दर्शा रहे। अब यहाँ पर एनपीए के अंतर्गत प्रमुख चालक भी आते हैं और कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि एनपीओ को शुरू करने के लिए शुरू की गई पहल। अब ये पहल किस तरीके से है कि इनमें सरकारी और विनियामक की पहलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। दिवाला या शोधन अक्षमता संहिता है जो 2016 में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए समयबद्ध और ऋणदाता संचालित फ्रेमवर्क है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन के लिए प्रतिभूति हित का प्रवर्तन होना यानी कि सार फेसी एक्ट जो आता है 2022 का, 2002 का, उसको दिखाता है। पर संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां भी हैं जो एनपीओ और एआरसी को बेचकर अपने बैलेंस शीट को सीड करना जारी करती हैं। और अन्य उपायचार भी हैं जो खासतौर पर पीएसबी के सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना को संचालित करती हैं और ऋण वसूली के अधिकारों की स्थापना करती हैं। तो इस तरीके से इसमें देखने को मिलता है। अब आती है रिजर्व बैंक एकीकृत एवं बट्समैन योजना के बारे में, RBIOS 2026 के बारे में। यह योजना जो है वह प्रदान की जाने वाली संबंधित ग्राहकों के लिए शिकायतों की समाधान योजना है। तो 1 जुलाई 2026 को जारी की जाती है। आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 2026 में विनियमित संस्थाएं किस तरीके से हैं, कैसा व्यापक निवारण तंत्र है, उसके बारे में बात करें तो इसमें आती है बैंकिंग संस्थान। बैंकिंग संस्थान जैसे कि ग्राम वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक होते हैं। निम्नलिखित बैंकों को छोड़कर इसमें आवास वित्त कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा फिल्म, एनबीएफसी, गैर संचालन वित्तीय कंपनी होल्डिंग, प्राथमिक डीलर, बंधक गारंटी कंपनी, प्रीपेड भुगतान साधन निगमकर्ता में सभी गैर बैंक प्रीपेड भुगतान निगम
लिखित निगम करता है। क्रेडिट सूचना कंपनियां हैं, जहां पर क्रेडिट सूचना कंपनियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये आती है। आरबीआई आईओसी 2026 की कुछ विशेषताएं, जैसे कि उद्देश्य क्या है कि आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों की शिकायतों के लिए समाधान के लिए एक प्रभावी और त्वरित और गैर प्रतिकूल वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र होना। आरबीआई ओम्बुड्समैन जो आता है, जो आरबीआई ओम्बुड्समैन में आरबीआई डिप्टी ओम्बुड्समैन के रूप में नियुक्त करता है, जो 3 वर्ष की अवधि के लिए है। केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र है, जो ओम्बुड्समैन शक्तियां भी आती हैं, जहां पर पाए जाने वाले विवाद की कोई सीमा नहीं है और यहाँ पर 30 लाख का मुआवजा प्राप्त करने की शक्ति इसमें दी जाती है। शिकायत का आधार कैसा होगा? यहाँ आधार के बारे में बात करें तो यहाँ जो आधार हमें शिकायत का दिखाई देता है, वो एक तरीके से इसके आधार में यह एक प्रधान नोडल अधिकारी नियुक्त करते हैं और यह अधिकारी इन शिकायतों की जांच भी करते हैं। अब आते हैं आरबीआई ने प्राथमिकता वाले जो ऋण को क्षेत्र संबंधी मानदंडों में बदलाव किए उन मानदंडों के बारे में। तो इसे 2025 में मानदंड आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है? वो समाज के कमजोर वर्गों अविकसित क्षेत्रों में ऋण तक आसान पहुंच करना। आरबीआई की नवीनतम पीएसएल दिशा निर्देश के बारे में बात करें तो पहला आता है अनुपालन और वृद्धि और बाहरी लेखा परीक्षण। जो क्या कर रही है आरबीआई के लेखा परीक्षकों में एनसीडीसी के लिए कैग पैनल शामिल करती है और यह पैनल जो है अंतर्निहित ऋण एक्सपोजर को मूल बैंक और मध्यवर्ती संस्थान के रूप में दावा नहीं किया जाता। क्षेत्रीय लक्ष्यों में संशोधन देखने को मिलता है। ग्रामीण ऋण में के लिए एनसीडीसी का समावेश रहता है, जो बैंक द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहकारी समितियों के आगे ऋण देने के लिए ऋण को अब आधिकारिक तौर पर पीएसएल के रूप में वर्गीकृत किया गया। यहाँ पर कुछ अन्य प्रावधान भी है, जैसे कि बैंकों को पीएसएल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सह ऋण प्रदायता व्यवस्था की अनुमति देना, बैंकों के कृषि एवं एमएसएमई के निर्यात ऋण में पीएसएल ऋण की अनुमति देना। विभिन्न प्रकार के बैंकों के क्या लक्ष्य हैं, जैसे कि श्रेणियां प्रावधान। घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी, जहां पर 20 या 20 से अधिक विदेशी बैंक है, वहां क्या होगा प्रावधान की एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में कितना है? 40% तक का है। 20 से कम शाखाएं या विदेशी बैंक में कितना होगा? ये 32% निर्यात के रूप में, तो 8% कम से कम अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में है। आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में देखा जाए तो ये इसमें एएनबीसी या सीईओबी जो भी अधिक है, जहां पर 75% है, जो माध्यम उद्यमों, सामाजिक अवसंरचना और नवीनीकरण और ऊर्जा ऋण में अब एएनबीसी के 15% तक के क्षेत्र को सीमित करती है। स्टार लेवलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में संशोधित स्टार लेवलिंग से प्रणाली लागू होती है और इसकी स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के सांविधिक निकाय के तौर पर होती है। अब यहाँ पर कुछ जो ऊर्जा दक्षता रेटिंग दी जा रही है वो किस आधार पर है? वह मानक और लेबलिंग के कार्यक्रम पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध उपकरणों में ऊर्जा बचत और उनमें होने वाली लागत से संबंध बचत की क्षमता करना को आधारित विकल्प प्रदान करना। जिन उपकरणों के लिए रेटिंग अनिवार्य है, जिसमें सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबलर, फ्लोरोसेंट लैंप, कलर टेलीविजन आता है, और जिन उपकरणों के लिए रेटिंग स्वैच्छिक है, सामान्य प्रयोजन, औद्योगिक मोटर, कंप्यूटर और माइक्रोवेव ओवन आते हैं। फिर आते हैं आगे की ओर, ओईसीडी में वैश्विक कर पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया है उसके बारे में। अब किस तरीके से दिया गया है? जैसे कि हम देखते हैं कि आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर G20 समावेश फ्रेमवर्क का वैश्विक कर व्यवस्थाओं में समावेशन इसके अंतर्गत दिया गया है, जो कि साइड बाई साइड यानी कि समानांतर व्यवस्था पैकेज की सहमति को दर्शाता है। वैश्विक न्यूनतम कर भी है, जो कि वैश्विक आधार क्षरण रोधी मॉडल नियमों पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना है कि बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों में अपने संचालन में प्रत्येक क्षेत्राधिकार में अपनी आय के न्यूनतम स्तर का लाभ सुनिश्चित करें। ओईसीडी यानी कि G20 में बीईपीएस के समावेशी ढांचा दिया गया है कि 2016 में शुरुआत होती है। ओईसीडी में G20 में नेतृत्व करते हैं। उद्देश्य बहुआयामी उद्यमी में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग से निपटना है और 147 देशों में क्षेत्राधिकार, जिसमें भारत भी सदस्य शामिल है, आए हैं। जहां पर स्तंभ 1 और 2 दिया गया है, स्तंभ 1 में उन बाजारों के क्षेत्राधिकार के कर लगाना जो पुनः आवंटित करते हैं, और 2 में कर प्रतिस्पर्धा के आवंटन में 15% की न्यूनतम कॉर्पोरेट की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से वैश्विक न्यूनतम पैकेज किस तरीके से वर्क करता है, वो जो देखा जाए तो खास तौर पर इसके 5 घटक हमें देखने को मिलते हैं। 5 घटक आते हैं, जैसे कि पहला आता है सरलीकरण उपाय होना, जो कि एमएनई और कर प्राधिकरणों के अनुपालन के बोझ को कम करता है, जो खासतौर पर कंपनियों के समूह और स्थानीय रूप से निगमित सहायता कंपनियों और स्थानीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से विश्व भर में प्रचालित है।
कर प्रोत्साहन सर्वेक्षण भी होता है जो कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि पर आधारित है और इसमें पात्र एमएनईज के लिए सेफ हार्बर्स भी है जो मूल संस्थाएं पात्र क्षेत्राधिकार है। समान अवसर घरेलू न्यूनतम पर संरक्षण है। फिर आते हैं नया देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क के बारे में। वे किस तरीके से कि यहाँ पर भारत और विश्व ने क्या किया है कि 2026 से 31 के बीच में नया साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होता है जहां पर 8 से 10 अरब डॉलर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एनसीपीएफ के बारे में बात करें तो यह निजी क्षेत्र के नेतृत्व में रोजगार सृजन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें लघु और मध्यम उद्यम की बाधाओं को कम करना, विशेष रूप में युवाओं महिलाओं के लिए सृजन को प्रोत्साहित करता है। इसके रणनीतिक लक्ष्य हैं जैसे कि ग्रामीण समृद्धि बढ़ाना और चुनौती से निपटने में सक्षम होना, शहरी क्षेत्र के रूपांतरण को बढ़ावा देना, जन सुविधाओं में निवेश होना, ऊर्जा सुरक्षा और मूल संरचना में जलवायु लचीलापन मजबूत करना इसके अंतर्गत ही आएंगे। फिर आते हैं सुर्खियों में रही रिपोर्ट। पहली आती है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है जो क्या है रिपोर्ट को 2 बार खासतौर पर जनवरी और जून में ये प्रकाशित होती है और वार्षिक आर्थिक वृद्धि में संभावनाओं को आकलन करती है। इसका कारण है कि मजबूत घरेलू मांग, निजी उपभोग व्यय को बढ़ना, कराधान में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक घरेलू आय में वृद्धि। आईएलओ की रोजगार और सामाजिक रुझान रिपोर्ट एक जारी की जाती है जो किसके द्वारा जारी की गई है, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो किस प्रगति को दर्शा रही है, खासतौर पर गुणवत्ता रोजगार में प्रगति को दर्शाती है। वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर के बारे में बात करें तो यह क्या है, संयुक्त व्यापार और विकास के लिए जारी की जाती है जहां पर 2025 में इसके निवेश को 73% बढ़ा दिया गया जो 47 अरब डॉलर हो गया। कुकिंग कोल के बारे में हम नेक्स्ट आते हैं जहां पर कुकिंग कोल जो है एमएमडीआर की प्रथम अनुसूची के भाग डी में किया जाता है। यह निर्णय जो है वह खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुकिंग कोल की रणनीति भूमिका को मान्यता देता है जहां पर 95% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी होती है। कुकिंग कोल के बारे में बात की जाए तो यह क्या है, एक तरीके से कुकिंग कोल जो आता है वह ब्लास्ट फर्नेसिंग यानी कि बाद भट्टी के माध्यम से इस्पात उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जहां पर सीमेंट, रसायन, पेट्रोकेमिकल उद्योग का में होता है। भंडार जो होता है 37.37 मिलियन टन है जो खासतौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में मिलता है। चुनौतियां जो देखने को मिलती हैं और पहले आती हैं जैसे मिशन कुकिंग कोल, वाणिज्यिक कोयला खनन जहां पर 100% एफडीआई तो राजस्व साझाकरण नीलामी इसमें आती है। खान एवं खनिज विनिमय अधिनियम 1957 आता है जिसमें जो प्रावधान को निर्धारित करती है खनिज संसाधनों के कानूनों को आधार बना रही है और 2023 में इसमें संशोधन भी होते हैं जो इन संशोधनों के माध्यम से इसमें बदलाव करती हूँ। यहाँ पर जो 12 खनिज है उनमें से 6 खनिजों को इन श्रेणी से रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं चांदी की ओर जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को फिनिश्ड सिल्वर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चांदी की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और आय के स्रोतों में विविधता लाना जरूरी है। और 2024 में विश्व में चांदी के कुल व्यापार लगभग कितना है, 21.4% का आयात होता है और भारत में फिनिश्ड सिल्वर का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। चांदी के बारे में बात करें तो यह एक अपेक्षाकृत नरम और चमकदार धातु है और इसके प्रयोग में चांदी से उच्चतम बिंदु तापीय चालकता खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, कनेक्टर, बैटरी, ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए अपरिहार्य होती है। और यहाँ पर इसकी उपलब्धता कहाँ पर है, चांदी मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, अर्जेंटीना और क्लारो गार्टराइट्स जैसे एक्सों में पाई जाती है। भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है। तो यहाँ पर इसकी अब स्थिति कैसी देखी जाए तो जैसे कि प्रमुख चावल उत्पादक देश में भारत है, फिर चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, मिस्र आता है। इसके बाद आपका आता है भारत में राज्यवार उत्पादन जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब, छत्तीसगढ़। निर्यात में भारत का विश्व में चावल उत्पादक में निर्यातक में सबसे बड़ा निर्यातक है और जहां पर जो निर्यात का गंतव्य आता है वो खासतौर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात में होता है। चावल फसल के बारे में देखा जाए तो यह फसल जो है खासतौर पर कैसी है, खाद्य फसल है। उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। टेम्परेचर जो चाहिए इसमें मतलब कि टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से दिन में तो 20 डिग्री सेल्सियस नाइट में चाहिए होता है और यहाँ पर चावल 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक है तो समुद्र तल में यह इसकी जो तल से लगभग ऊंचाई है तो वह 2500 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर गाद वाली मिट्टी, दोमट या कंकड़ युक्त मृदा उगाई जाती है। जलवायु प्रचुर मात्रा में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
अब आते हैं भारत में मौसम फसलों के मौसम के बारे में। तो 3 तरीके की फसल है। कौन-कौन सी? अमन, ओस, बोल। अमन जो है शीतकालीन है, जहाँ पर जून-जुलाई में बुवाई तो नवंबर-दिसंबर में कटाई होती है। ओस जो आती है शरतकालीन होती है, जहाँ पर मई-जून में बुवाई, सितंबर-अक्टूबर में कटाई। बोरो आती है ग्रीष्मकालीन है, जो नवंबर और मई में बीच में खेती अक्सर सर्दियों में नम रहती है। अब आते हैं हम आगे की ओर कि गायों की नई नस्लें यहाँ पर विकसित की गई हैं। कौन-कौन सी नस्लें हैं? जो कि करण फ्राइज़ एंड वृंदावनी। करण फ्राई जो आती है, जो 2 नई किस्में हैं, जहाँ पर करण फ्राई जो वृंदावनी का पंजीकरण है, जो नस्लें अधिक दूध देती हैं। साथ ही ये सरकार की देसी नस्ल में कुछ नई गायों और भैंसों को मान्यता देती है, जहाँ मेदिनी, झारखंड, रोहिखंडी, उत्तर प्रदेश, मेल घाटी, महाराष्ट्र में है। गाय की कृत्रिम नस्लों का महत्व है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त है, साथ ही दूध उत्पादन बढ़ने में सहायक है। किसके द्वारा विकसित है? एनडीआरआई करनाल हरियाणा ने करणफीज को विकसित किया, तो आईसीएआर आईवीआरआई बरेली उत्तर प्रदेश ने वृंदावनी को विकसित किया। स्वदेशी थारपारकर होलिस्टीन फ्रीजियन के बीच ने जो संबद्धकर नस्ल है, वो इनके बारे में है। और होलिस्टन फ्रीजियन या ब्राउस स्विस जर्सी हरियाणा की मिश्रित है, जो इनकी सहनशीलता के लिए जाती है। अब आते हैं कि नीति आयोग ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की है। अब कैसी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो यह रिपोर्ट जो आती है एक परिवर्तनशील परिभाषा प्रदान कर रही है। यहाँ पर महानगरीय शहरों में आती है, जो कि कॉर्पोरेट एरिया में 60 मीटर प्रति वर्ग से यह मूल्य जो आता है 60 लाख तक किफायती आवास है। गैर महानगरीय में यह कॉर्पोरेट में 90 वर्ग मीटर से 45 लाख का किफायती आवास होता है, जो इस योजना में 2024 में किफायती आवास के उपयुक्त कॉर्पोरेट एरिया को 45 लाख से अधिक मूल्य में परिभाषित कर रहे हैं। भारत में किफायती आवास संकट के उत्तरदायी मुद्दों पर विचार किया जाए तो इसमें आता है शहरी मास्टर प्लान, जो भूमि आवंटित करने के लिए विफल रहती है, सीमित भूमि उपलब्धता, एमआईजी यानी कि ईडब्ल्यूएस या एलआईजी विस्थापित करना, ईडब्ल्यूएस एलआईजी परिवार में औपचारिक ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, तो यहाँ खाली आवासों की समस्या। किफायती आवास को लेकर कुछ सिफारिशें जारी हैं, जैसे कि ज़ोनिंग सुधार होना। अब ज़ोनिंग सुधार क्या? जो शहर के मास्टर प्लान को टाउन प्लानिंग योजनाओं के भीतर किफायती आवास क्षेत्र को नामित करना है। खासतौर पर उदाहरण मेना दक्षिण कोरिया में है। फिर आते हैं संक्रमण उन्मुख विकास, जो शहरों में मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनन्य रूप से ये निर्धारित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग के आवास के लिए संरक्षण भी है। यहाँ पर 10 से 15% निर्मित क्षेत्रों का अनिवार्य रक्षण है। किराया आवास कानूनी ढांचे में सुधार देखने को मिलता है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से समर्पित किया जाता है और ये आवास स्टॉक अपनाना चाहता है। यहाँ पर कुछ जैसे कि एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 में आती है। अब ये योजना जो है, वो किस तरीके से है? तो ये जो योजना आती है, वो खास तौर पर आपकी नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। पेंशन निधि विनाम को विकास प्राधिकरण आता है। उद्देश्य कम उम्र में बचत की आदत डालना, लंबे समय में अनुशंसित निवेश को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है। अब आते हैं निर्यात संवर्धन मिशन के लिए ऋण से संबद्ध 2 यूपी योजनाएं। कौन-कौन सी 2 यूपी योजनाएं हैं? जैसे कि प्री और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण पर ब्याज होना, जहां पर 2.7% आधार पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। कम प्रतिनिधित्व वाले उभरते बाजारों में निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देखने को मिलता है। वार्षिक सीमा जो है 2025-26 में 50 लाख रुपए से अधिकतम है। पात्रता जो आती है वह 6 अंकीय स्तर पर अधिक सूचित सकारात्मक सूची में आने वाली ट्रैफिक लाइनें होती हैं, तो ये इस तरीके से निर्धारित है। फिर आगे की ओर देखें तो इसमें कुछ संपार्श्विक कलेक्ट्रल सहायता है, जो सूक्ष्म लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड की साझेदारी को लागू करता है, जहां पर सूक्ष्म लघु निर्यातकों के लिए 85%, तो यहाँ पर मध्यम के लिए निर्यातकों के लिए 65%। अधिकतम सीमा जो आती है 10 करोड़ की बकाया में गारंटीकृत ऋण आती है। पात्रता में उपयोजना की शर्तों के अनुसार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर इस मिशन का जो निर्यात संवर्धन मिशन का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? 2025 में 6 वर्षों की अवधि में होता है, जो 2025-26 से 30-31 तक है। वित्तीय परिव्यय 25,060 करोड़ है। उद्देश्य विशेष पर एमएसएमई, श्रम गहन क्षेत्रों आदि के लिए वहन किफायती व्यापार वित्त देना। 2 भिन्न किंतु एकीकृत स्तंभ है, जिसमें निर्यात प्रोत्साहन एवं वित्तीय प्रोत्साहन, साथ-साथ ब्याज सहायता, पार्श्विक गारंटी, इस तरीके से वो निर्यात दिशा में ये गैर वित्तीय सहायता के अंतर्गत कार्य करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये
प्रमुख संस्थाएँ जो इस तरीके से वर्क करती हैं। अब आते हैं हम सुरक्षा के मुद्दे की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप सभी सेशन को शेयर कीजिए, पीडीएफ को प्राप्त कीजिए टेलीग्राम चैनल से। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।